जय हिंद। वेलकम टू वृंदा क्लासेज। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आज जिस समय क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे पहले की बढ़िया न्यूज कि नीट का पेपर भी लीक हो गया। मतलब इनसे कोई पेपर लीक रुकता ही नहीं। पढ़ाई लिखाई करने का क्या मतलब है। ठीक है, आइए हमारे टॉपिक पे। टॉपिक है, जब हम पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर रहे हैं बुक का, उसका पार्ट ए पढ़ा था हमने। राजनीतिक विज्ञान के बारे में थोड़ा सा हमने, मतलब एक तो आपकी बुक से सिलेबस से थोड़ा ज्यादा मैंने आपको बता दिया ताकि आपका बेसिक क्लियर हो। इसमें हमने संविधान देखा था। मैंने आपको बताया था, आपकी बुक में है नहीं लेकिन मैंने संविधान बता दिया था आपको। संसद बता दी थी। विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा, ये सब कुछ बता दिया था आपको। संसद में लोकसभा, राज्यसभा बता दिया था। राष्ट्रपति, राज्यपाल क्या होते हैं ये सब बता दिया था। ठीक है, और इन सब के अलावा एक अलग से क्लासेज और लेंगे। उस क्लासेज में पॉलिटिकल साइंस का आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक का आपका जो है ना, वो कराएंगे आपको। जब सिक्स क्लास के इसके बाद में पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट आपको करा देंगे तो आपको सारे जो टर्म्स है ना, ये सब समझ में आ जाएंगे। लोकसभा, राज्यसभा, विधेयक क्या होता है, बिल क्या होता है, अधिनियम क्या होता है, ये सब कुछ ये एक बार में आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। जो आपकी गलती होती है ना, ये एक बार में सारे क्लियर हो जाएंगे। और अभी जब हम कंपटीशन की क्लास स्टार्ट करेंगे तो एक बार आपके इसकी लिस्ट जो है ना, अनुच्छेद से संबंधित लिस्ट है वो भी करवा देंगे। और एक बार इनको वापस से रिवीजन करवा देंगे। तो अभी तो हम सिक्स क्लास के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 11 है, आधारभूत लोकतंत्र भाग 2 है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। देखो हमने शहरी क्षेत्र या प्रांतीय क्षेत्र, उनके सॉरी प्रांतीय क्षेत्र और केंद्रीय स्तर के सरकार के बारे में तो पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं स्थानीय सरकारें। मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। ठीक है, और विकास करने के लिए सरकार का त्रिस्तरीय ढांचा होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दे केंद्र सरकार ही करती है। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो केंद्र सरकार करती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे केंद्र सरकार देखती है। अब मैंने आपको बताया था कि आपके गांव की सड़क मान लो खराब हो गई, तो वो सड़क सुधारने के लिए ना तो प्रधानमंत्री आ सकता है ना मुख्यमंत्री आ सकता है। उसके लिए ही स्थानीय स्वशासन का निर्माण किया गया है। ठीक है, और ये संवैधानिक है। संवैधानिक का मतलब ये होता है कि इसका बाकायदा संविधान में उल्लेख किया गया है, संशोधन करके बाद में संविधान में उल्लेख किया गया है। तो इसको कोई, इस ढांचे को कोई समाप्त भी नहीं कर सकता। ठीक है, कि जिसकी मर्जी है ये कर दे, नहीं, ये संवैधानिक है। और ये ग्रामीण स्तर के और शहरी स्तर के विकास के लिए तीसरे स्तर पे सरकार का निर्माण करता है। ठीक है, और सादा भाषा में समझे तो आपके जो शहरों में रहते तो आप पार्षद वगैरह के चुनाव होते हैं ना, वो स्थानीय निकाय के अंतर्गत ही है। और गांव में रहते तो ये ना पंचायत, आपके पंचायत वगैरह के चुनाव होते हैं, वो इससे संबंधित है। मतलब ये है कि स्थानीय स्तर की सरकार सबसे जो लोगों के निकट की सरकार रहती है ना, वो इसी को कहा जाता है स्थानीय स्तर की सरकार। क्योंकि जो यहाँ के जो अभिनेता है वो जनता के सबसे निकट में रहते हैं। ठीक है, अभिनेता क्या, नेता आपके, इसमें क्या नेता, खैर अभिनेता ही है उन्हें को तो वो क्या रहते हैं, इसके निकट में रहते हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी कौन है? कौन है देखो, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी जी है, ध्यान रखना कहीं इसमें भी कंफ्यूज हो जाओ। असली भारत गांव में बसता है। असली भारत गांव में बसता है। अगर आपको भारत देखना है तो गांव में ही देखा जा सकता है। अब इसमें जो सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे वो है, पंचायती राज संस्थाएं क्या है, उनके क्या कार्य है, और शासन और लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हम क्या सवाल है, पंचायती राज संस्था किसे कहते हैं? जो स्थानीय स्वशासन है ना, उसी को कहते हैं पंचायती राज संस्था। जो स्थानीय स्वशासन है उसी को कहते हैं पंचायती राज संस्था। ठीक है, अब इनका निर्माण क्यों किया, इन संस्थाओं को बनाया क्यों गया, इनके क्या काम है, तो इन सब के बारे में हम चैप्टर में, इसी चैप्टर में देखेंगे। और शासन और लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, शासन और लोकतंत्र दो शब्द अलग अलग है। शासन और लोकतंत्र दोनों शब्द अलग अलग है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, शासन और लोकतंत्र अलग है। शासन तो क्या होता है, जैसे जो सरकार का रूप है ना, ओ सॉरी सरकार है ना, हाँ सरकार का जो रूप है ना वही शासन है। जैसे कि शासन में तो तानाशाह भी आ सकता है। ठीक है, शासन में तानाशाह भी आ सकता है, राजतंत्र भी आ सकता है। ठीक है, और लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में सिर्फ जनतंत्र है, संविधान तंत्र है। आइए देखें कि आइए देखें कि स्थानीय स्तर पर किस प्रकार से कार्य करते हैं। जो स्थानीय सरकार है, वो सरकार स्थानीय स्तर पर कैसे काम करती है। इस अध्याय में हमारा ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय सरकार पर होगा। अगले अध्याय में हम किस पे चर्चा करेंगे, नगरों पे। मतलब अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा सरपंच का चुनाव। समझ गए? भारत
आकार में बहुत विशाल और विविधता वाला देश है। अब विविधता का मतलब अब यहाँ से समझने की जरूरत नहीं है। देखिए एक चीज और, एक छोटा सा शब्द है विविधता, लेकिन इसका इतना व्यापक अर्थ है ना, इसके लिए एक आपको एक चैप्टर पढ़ना पड़ा था पूरा। ठीक है, इसके लिए अब विविधता का मतलब अनेकता में एकता ही नहीं है। भारत के लिए विविधता का मतलब समझने के लिए आपको एक चैप्टर पढ़ना पड़ा था पूरा का पूरा। अब समझ में आ गया आपको कितना इंपॉर्टेंट शब्द है। भारत विविधता में एकता है। हमारे देश में लगभग 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 6 लाख गांव है। लगभग लगभग 6 लाख गांव है। 8,000 के लगभग कस्बे हैं और 4,000 से अधिक हमारे देश में नगर हैं। हमारी जनसंख्या लगभग लगभग 1.40 अरब, अब तो 50 ही हो गई होगी, पार कर चुकी है, जिसका 2/3 भाग कहाँ पे रहता है, गाँवों में ग्रामीण जनसंख्या के रूप में रहता है। इस प्रकार की विविधता वाले हमारे समाज पर हम अपना शासन किस प्रकार चलाते हैं। ये चैप्टर थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यूपीएससी में अगर प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन देंगे ना, तो आपको स्थानीय स्तर की सरकारों के बारे में जरूर मिलेगा। ठीक है, और पीसीएस में तो कंफर्म है, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में तो कंफर्म है इसमें से क्वेश्चन आता है। अगर एग्जामिनर को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर में से सवाल एक चुनने का मौका मिलता है, तो हमेशा स्थानीय स्तर को चुनता है। ठीक है, इसलिए ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए हिमालय की तराई में बसे एक छोटा सा गांव है लक्ष्मणपुर, वहां की यात्रा करते हैं। इस गांव में लगभग लगभग 200 घर है और उनकी जनसंख्या लगभग लगभग 700 है, जिनमें से अधिकांश क्या करते हैं, खेती करते हैं। लोग अपनी भूमिका के लिए किस पर निर्भर है, भूमि लोग अपनी भूमि पर कृषि करते हैं और गाय या बकरियां पालते हैं। कुछ के संबंधित सेनाओं में अपनी सेवा दे रहे हैं। कुछ युवा आजीविका की खोज में कहाँ चले गए, नगर में चले गए। इस गांव की आवश्यकता क्या है, शायद संभवतः, यानी शायद होता है, भाई खेती करते हैं तो खेती के लिए पानी चाहिए। अगर बरसात ज्यादा हो जाती है तो मुख्य सड़क का रखरखाव और गांव में प्राथमिक विद्यालय का रखरखाव। दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली ऐसी स्थितियों पर गांव के लोग किस प्रकार निर्णय लेंगे। मतलब ये तो इनकी दैनिक जीवन की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए गांव के लोग क्या निर्णय लेंगे, क्या करेंगे कि उन आवश्यकताओं की पूरी पूर्ति करने के लिए संसाधन कहाँ से जुटाएंगे। यदि किसी भूमि को लेकर विवाद हुआ या किसी की कृषि उपज यानी कृषि से जो उपज होती है वो चोरी हो गई, तो फिर क्या होगा। तो गांव में ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं, इनकी समस्या गांव में, गांव के लोग राष्ट्रीय राजधानी जा सकते हैं। तो भाई ऐसी छोटी समस्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि छोटी समस्या, किसी के खेत में से कुछ चोरी हो गया, अब चोरी हो गया तो वो पहुंच गया कि प्रधानमंत्री ऑफिस जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजों के सोल्यूशन के लिए ही स्थानीय स्तर की सरकार का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब जो हम पहले गाँव की बात कर रहे हैं ना, ग्रामीण स्तर पे, तो ग्रामीण स्तर पे क्या है कि पंचायती राज की व्यवस्था की बात करते हैं। ठीक है, भारत के प्रत्येक गांव की भांति, मतलब प्रत्येक गांव की तरह, भांति का मतलब होता है जहाँ पे आता है ना प्रत्येक गांव की भांति, तो आता है भांति यानी तरह। लक्ष्मणपुर के लोगों के पास भी पंचायत नामक स्थानीय स्वशासन है, जिसे एक ग्रामीण परिषद भी हम कह सकते हैं। पंचायत शासन के लोगों के समीप लाती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी संभव बनाती है। यही कारण है कि पंचायती व्यवस्था, जिसे किस नाम से जाना जाता है, पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, और यह एक स्वशासन का एक रूप है। स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए, विकास काम को आगे बढ़ाने के लिए, सरकारी योजनाओं का लाभ जन साधारण तक पहुंचाने के लिए पंचायत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ और, जो अगर आप बड़ी क्लासेस में, तो इसके अलावा कुछ फैक्ट ऐड कर सकते हो लोगों में लोकतंत्र की भावना का विकास करने के लिए और शासन में भागीदारी के लिए, ऐसे कुछ फैक्ट इनको भी आप ऐड कर सकते हो। बाकी छोटी क्लास के लिए तो आपका यही बोलते हैं कि गाँव का विकास के लिए, ठीक है, लोगों को, जनसाधारण लोगों को, लोगों तक सरकार का लाभ पहुंचाने के लिए, तो ये सब बातों के लिए पंचायत की व्यवस्था का किया गया है। तो अब देखिए ग्राम स्तर पर है ना, यहाँ से देखिए नीचे नीचे देखिए कि सबसे पहले ग्राम स्तर पे होती है ग्राम परिषद या ग्राम पंचायत। ठीक है, खंड स्तर पे बनती है खंड पंचायत या पंचायत समिति या मंडल परिषद। क्या, खंड पंचायत, पंचायत समिति या मंडल परिषद। जिला स्तर पर क्या बनती है पिरामिड में, जिला स्तर पे बनती है जिला पंचायत या जिला परिषद। ठीक है, कहीं पे ग्राम पंचायत बोलते हैं, कहीं पे ग्राम परिषद बोलते हैं। खंड स्तर पर कहीं पे खंड पंचायत बोलते हैं, कहीं पे पंचायत समिति बोलते हैं, कहीं पे मंडल परिषद बोलते हैं। ठीक है, जिला स्तर पर जिला पंचायत बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, जिला परिषद बोलते हैं। जैसा कि चित्र में स्पष्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर है।
निम्न से उच्च स्तर तक कार्य करती है, त्रिस्तरीय प्रणाली कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन कई बार क्या होता है, त्रिस्तरीय प्रणाली क्या है समझाइए, शासन में स्थानीय स्वशासन में त्रिस्तरीय प्रणाली क्या है, तो इसका ध्यान रखना, यही होता है। ये संस्थाएं एक साथ मिलकर कृषि, आवास, सड़कों का रखरखाव, जल संसाधनों का प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, संस्कृति गतिविधियों तक जीवन के सभी पक्षों के दायित्वों का निर्वहन करती है। आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ग्राम पंचायत के बारे में। जो 164 पेज नंबर पर 11.1 है ना, उसका चित्र देख लीजिए, यही है क्या? अच्छा, ये अपन ने देखा है। इस चित्र को देख लीजिए। जो ग्राम पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्रों के सबसे निकट है, के सदस्य ग्राम सभा द्वारा सीधे चुने जाते हैं। ठीक है, ग्राम सभा द्वारा सीधे चुने जाते हैं, जो कि मतदाता के रूप में नामांकित गांव या आसपास के गांव के वयस्क लोगों का समूह होता है। बाकायदा क्या होती है, एक वोटर लिस्ट होती है, उसमें सभी वोटरों के नाम होते हैं, उस गांव के निवासी या फिर उसके आसपास के गांव के निवासी भी हो सकते हैं। ठीक है, उन गांव के निवासियों के, आसपास के गांव के निवासियों का वोटर लिस्ट में नाम होता है। और वोटर लिस्ट में नाम क्या आपको पता ही है, जिसकी 18 साल एज पूरी हो चुकी है और भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों की पूरी क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद में वोटर लिस्ट में नाम होता है, और वही चुनाव में भागीदारी देता है, लड़ने में और वोट करने में, दोनों में। ठीक है, चुनाव में भागीदारी बोला है मैंने, शब्दों का ध्यान रखिए, चुनाव में भागीदारी दोनों रूप में ही होती है, चुनाव लड़ने में और वोटिंग करने में। ग्राम सभा में स्त्री व पुरुष अपने क्षेत्र से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श कर लेते हैं और निर्णय ले लेते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत एक प्रमुख या अध्यक्ष, जिसे क्या कहते हैं, सरपंच या प्रधान कहा जाता है, का चयन करती है, और अधिक महिलाएं सरपंच गत वर्षों में, क्योंकि गत वर्षों में अधिक महिलाओं को क्या है, आरक्षण दिया गया ना, इसमें इस वजह से। एक देखिए, कुछ आदर्श सरपंच है। 2017 में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के तरंगफल गांव में किन्नर दयानेश्वर कांबले सरपंच चुने गए थे। कांबले का आदर्श वाक्य था, लोक सेवा ग्राम सेवा, यानी गांव की सेवा, जनता की सेवा। कांबले में सरपंच बनने के लिए 6 उम्मीदवारों को हरा दिया था। मध्य प्रदेश के खान खांडवी गांव में भील समुदाय की वंदना बहादुर मेधा पितृसत्तात्मक मान्यताओं के विरुद्ध जाकर गांव की पहली महिला सरपंच बनी थी। उन्होंने गांव की महिलाओं की एक सभा में बैठक में आने से प्रेरित किया था, और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी गंभीर समस्याओं का उठाया था, जिन्हें दूर दूर तक व्यापक रूप से पहचान मिली। वंदना की यह यात्रा दर्शाती है कि किस प्रकार महिलाएं ग्रामीण भारत को बदलने के लिए नेतृत्व की भूमिका कर रही है। जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक गांव है, गांव हिवरे बाजार, जो बार बार क्या होता है, सूखा पड़ने और कृषि उपज से प्रभावित था। पोपटराव बाबूजी पवार के सरपंच बनने के बाद यहाँ अन्ना हजारे के वर्षों के जल संचयन, जल संरक्षण व लाखों पेड़ लगाने का मॉडल शुरू किया गया। उनके इस प्रयास और ग्रामवासियों के सहयोग से हिवरे बाजार कुछ ही वर्षों में हरा भरा और समृद्ध गांव बन गया। पोपटराव पराव को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। देखिए, चलो चैप्टर खत्म होने के बाद समझाता हूँ आपको पूरी कहानी। ग्राम पंचायत की सहायता के लिए एक पंचायत सचिव होता है। ठीक है, जो प्रशासनिक स्तर का अधिकारी होता है ना, वो पंचायत सचिव होता है। जो बैठकों की आयोजन, पंचायत सचिव का क्या क्या काम है, वर्तमान में जिसको सेक्रेटरी बोलते हैं, पंचायत सेक्रेटरी, जो बैठकों के आयोजन और अभिलेखों के रखरखाव जैसे प्रशासनिक कार्य करता है। अधिकांश ग्राम पंचायत में एक प्रशासनिक अधिकारी भी होता है, जिसे भारत के कई भागों में क्या कहा जाता है, पटवारी कहा जाता है। पटवारी गांव के भू अभिलेखों का रखरखाव करता है। ठीक है, जो सचिव है, पंचायत सचिव है, वो क्या करता है कि पंचायत से रिलेटेड सारे काम करता है, उसके अंदर में सारे काम होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी गांव में कोई भी मीटिंग हुई, उस सब बातों को नोट करना, कोई आदेश निकला है या ऊपर से कोई आदेश आया है, उन सब बातों को नोट करना, ये सारे क्या पंचायत सचिव के काम है। और जो पटवारी है, पटवारी का क्या वर्क है, पटवारी का भूमि से संबंधित जो भी काम है ना, वो पटवारी के। ठीक है, कई जगह तो उसके पास पीढ़ियों पुराने मानचित्र भी रखे हुए मिल जाते हैं। बाल हितैषी पंचायत की पहल। बाल हितैषी पंचायत क्या है, पंचायत की सभी ग्रामवासियों की बात सुननी होती है, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं। ठीक है, बाल हितैषी पंचायत की पहल, 1 मिनट, ये क्लियर करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखिए, भारतीय संविधान निर्माण का प्रथम उद्देश्य था, जिस संविधान की बात कर रहे हैं उसका निर्माण का प्रथम उद्देश्य था कि भारत का विकास, ठीक है, और भारत का विकास करके भारत को उच्च, मतलब
ये समझ लीजिए कि देशों में उच्च स्तर पर लेके जाना है। तो लोगों में ऐसी सेवा की भावना किसमें, जो एकमात्र देश सेवा की ये भावना आती है ना, वो किन में आती है? राजनेताओं में। उन उनके लिए कार्य छोड़ा गया था कि आपको क्या करना है कि भारत को उच्च स्तरीय विकास पर लेके जाना है। ठीक, उसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बाद में गांवों के डेवलपमेंट के लिए कि हर व्यक्ति तक, हर व्यक्ति तक, गांव में रहने वाले हर व्यक्ति तक, वहां तक जन कल्याण की भावना का विकास हो सके, उसके लिए बाकायदा मीटिंगें होती है ना, जब बैठकें होती है, जब पंचायत की जो बैठक चल रही थी, पंचायत के विचार चल रहे थे कि संविधान में इसको जोड़ने के टाइम, तो इसका विचार किया गया है कि जो वोटर्स हैं, जो वोट देते हैं, अगर सिर्फ उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि इसमें बच्चे भी शामिल हैं, अर्थात ग्राम सभाओं को सबकी बात सुननी पड़ती है। अब आप सोचिए, ग्राम सभाओं को जो वोटर नहीं है, बच्चे, उनकी भी बात सुननी पड़ेगी। ठीक है, अब आप सोचिए, बाल हितैषी पंचायत की पहल बच्चों की भलाई से जुड़े मामलों पर स्वयं बच्चों को अपने विचार और राय रखने का अवसर मिलता है। अनेक राज्यों में नियमित रूप से बच्चों की बाल सभाएं और बाल पंचायतों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए गए हैं, जहां गांव के बड़े बुजुर्ग उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको जब पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको बताया था कि आपकी आंखें है ना, आपकी आंखें खुलेंगी, आप सोचेंगे कि यार ऐसा भी होता है, आप ऐसा भी होता है। अब ऐसे कितने जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो अब तक पढ़ चुके, कंपटीशन में आ चुके, जो अब पढ़ने से मतलब बच्चे से वयस्क के रूप में आ चुके, वो कितने लोग बच्चों ने अपनी समस्या ले जाके पंचायत के सामने रखी है, कितने बच्चों ने अपनी समस्या ले जाके पंचायत के सामने रखी है। आपको पता भी है कितने बच्चों को कि बाल हितैषी पंचायत जैसी संस्था भी होती है, मतलब पंचायत के सामने आप अपनी समस्या जाके रख सकते हैं। ठीक है, अपनी भागीदारी ले सकते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में कुछ बाल पंचायत ने बाल श्रम और बाल विवाह को समाप्त करने का कार्य किया था। बाल पंचायत के सदस्य एक साथ मिलकर अभिभावकों और अन्य वयस्कों को समझाते हैं कि बच्चों को पुनः विद्यालय भेजें और बालिकाओं को पढ़ने की आयु में विवाह न करें। बहुत सी ग्राम पंचायत ने बाल हितैषी पहल करने के पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं, जहां सिक्किम एक अच्छा उदाहरण है। पश्चिमी सिक्किम में सांगहू राधु खांडू ग्राम पंचायत ने बच्चों की आवश्यकताओं और अधिकारों को अधिक महत्व दिया है। पंचायत ने बच्चों की सुरक्षा के लिए के परिसर की दीवारें बनवाई गई। बच्चों की सुरक्षा के लिए विद्यालय के परिसर की दीवारें बनाई गई। उन्होंने विद्यालय में रसोई घर बनवाए, ताकि बच्चों को विद्यालय में ही सफाई से बना दोपहर का, मध्याह्न का जो भोजन है, जिसे मिड डे मील कहते हैं, वो मिल सके। उनके द्वारा इन प्रयासों के कारण सांकू राधु खांडू गांव को बाल हितैषी ग्राम पंचायत घोषित किया गया। ठीक है, ये कहाँ की? सिक्किम की जो ग्राम पंचायत थी, तो उसमें बाल पंचायत के जो कार्य किए गए हैं उसके लिए। आइए एक और उदाहरण देखते हैं राजस्थान का। कुछ दशक पूर्व बंकर रॉय द्वारा आरंभ की गई बेयरफुट कॉलेज की शाखा बाल संसद ने राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित वर्गों की शिक्षा और लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाया। अर्थात कॉलेज का नाम है बेयरफुट कॉलेज, उसी की तरह पर बाल संसद, मतलब किस तरह संसद में कार्यवाही होती है, उस नाम से एक शाखा बनाते हैं, या फिर बच्चों के लिए एक कॉलेज या स्कूल बनाते हैं। तो वहां पे क्या करना है? बच्चों को लोकतांत्रिक भागीदारी का मतलब ये होता है कि भाई किस प्रकार बच्चों को ये सिखाया जाता है, किस प्रकार संसद काम करती है, किस प्रकार कानून बनते हैं। तो संसद के बारे में, कानून के बारे में सारी जानकारी देते हैं, लोकतंत्र के बारे में सारी जानकारी देते हैं, और साथ में पढ़ाते हैं। 8 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे रात्रि विद्यालय और संसद की तरह चुनावों के माध्यम से शासन की प्रतिक्रियाओं, लोकतंत्र और सामाजिक दायित्व के बारे में सीखते हैं, जानते हैं। उनकी संसद मतदाता के पहचान पत्र, उनके प्रचार प्रसार सहित औपचारिक प्रक्रियाओं का पालन करती है। निर्वाचित प्रतिनिधि मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। मतलब किसमें? उस बाल संसद में बाकायदा वोटिंग होती है, जैसे वोटिंग होती है ना, वैसे संसद की तरह। उसमें क्या होता है? प्रतिनिधि मंडल, मतलब मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। जीते हुए जो बाल संसद के रूप में जो कार्य करते हैं ना बच्चे, उनमें से। उसके बाद में विद्यालय प्रबंधन द्वारा निरीक्षण और सामुदायिक आवश्यकताओं का समर्थन करते हैं, और बच्चों में नेतृत्व के गुण, सामाजिक जागरूकता को विकसित करते हैं, जिससे बच्चे सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने में समर्थ हो सके और परिवर्तन के परोपकारी बन सके। अर्थात बचपन में जब बच्चे सीखेंगे ना, तभी तो वो कार्य करेंगे इस प्रकार का। तो बच्चे सीखेंगे तभी तो कार्य करेंगे इस प्रकार का।
उनको सीखने का कार्य, सिखाने का कार्य बाल संसद द्वारा किया जाता है। समाज के विकास के लिए शिक्षा तक पहुंच, स्वच्छता और सामाजिक समानता प्रदान करने के लिए बच्चे सक्रिय रूप से इन समस्याओं को उठाते हैं। क्योंकि क्या होता है, नेतृत्व का गुण बच्चों में, वही तो, अभी तो बच्चे सीखेंगे। और वर्तमान सरकारें क्या करती है, हमारी ये सारे काम करने से बच्चों को रोकती है। मतलब ये ऐसे कोई कार्यक्रम लॉन्च ही नहीं करती, क्योंकि अगर ऐसे कोई कार्यक्रम लॉन्च करेंगे तो जो असली लोकतंत्र है वो सामने आ जाएगा। सामाजिक समानता प्रदान करने के लिए बच्चे सक्रिय रूप से इन समस्याओं को उठाते हैं। बाल संसद के इन कार्यों के कारण 2001 में वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनरी अवार्ड सहित कई पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइए। पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायत समिति और जिला परिषद, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, उससे पहले कक्षा की गतिविधि के रूप में आप 4-5 विद्यार्थी मिलकर भी बाल पंचायत का गठन कर सकते हैं। और शेष जो विद्यार्थी हैं वो गांव के लोग, समझ लीजिए गांव, अपने गांव के लोग। और आपको विचार विमर्श करना है कि आपकी क्लास में क्या क्या समस्याएं हैं, आपको क्या, किस प्रकार, जैसे एक मॉनिटर का काम होता है ना, उस प्रकार से। पंचायत समिति और जिला परिषद, इस प्रकार की संस्थाएं खंड स्तर पर और जिला स्तर पर भी होती है, जो कि ग्राम स्तर से ऊपर होती है। भाई, ग्राम स्तर से ऊपर देखा था हमने पिरामिड में 164 के चित्र 11.1 में, कि ग्राम स्तर से ऊपर होती है जिला स्तर पे, और खंड स्तर पे और जिला स्तर पे। खंड स्तर पर पंचायत समिति होती है, और ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की एक कड़ी होती है। ठीक है, जिला परिषद जिला स्तर पे होती है, खंड स्तर पे खंड स्तर पे सरकार होती है, पंचायत समिति, और ग्राम पंचायत गांव के स्तर पे होती है। तो गांव के और जिले के बीच में होता है एक खंड स्तर का। ठीक है, गांव के और जिलों के बीच में होता है खंड स्तर पे। इन संस्थाओं के सदस्य स्थानीय लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं। इन संस्थाओं के सदस्य स्थानीय लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं। ठीक है, इन इन संस्थाओं के जो वो स्थानीय लोगों द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। परंतु उसमें क्षेत्र के गांव के सरपंच और राज्य विधानसभा के स्थानीय सदस्यों जैसे अन्य सदस्य भी हो सकते हैं। पंचायत समिति का गठन राज्य दर राज्य भिन्न यानी अलग अलग होता है, लेकिन स्थानीय जनता की भागीदारी मजबूत करने की उनकी भूमिका एक समान होती है। मतलब हर राज्य में इनके गठन का तरीका, जैसे कि तीन, अपने राजस्थान में 3 प्रकार है ना, खंड स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर। वैसे हर राज्य में अलग अलग होता है, किसी में 2 स्तर होते हैं, किसी में सरपंच का चुनाव कैसे होता है। लेकिन उसका मेन मोटिव ये होता है कि आम जन या ग्राम जन के लोगों द्वारा वोटिंग करके ही इनका चुनाव किया जाता है। और ये सामाजिक विकास में, गांव के विकास में, देश के विकास में भागीदारी देते हैं। विकास योजनाएं एकत्रित करके उन्हें क्रमशः जिला या राज्य स्तर पर प्रस्तुत करती है। यह विकासात्मक कार्यों और ग्रामीण इलाकों में 12 मासी सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं को धनराशि व आवंटन में मदद करती है। अर्थात गांव के विकास में, जैसे गांव में रोड बनवाना है हो गया, गांव में नालियों का विकास हो गया, पानी के लिए गांव में कार्य करने का हो गया, तो ये सब कार्य इनके ग्राम पंचायत के। ठीक है, सभी तीनों स्तर पर विशेष नियम होते हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है ना, उनमें वंचित वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर ध्यान दिया जाता है और उनकी समस्याएं सुनी जा सके। इन संस्थाओं में 1 तिहाई सीटें किनके लिए, महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। महिलाओं के लिए 1 तिहाई सीटों का आरक्षित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ये आरक्षण का मतलब तो पता है ना, 1 तिहाई सीटें का मतलब तो पता है ना, 3 में से 1 सीट, 3 में से 1 सीट। जैसे 100 सीटों पे चुनाव हो रहे थे, 33 सीटों पे सिर्फ महिला कैंडिडेट ही चुनाव लड़ेगी। आप केंद्र स्तर पर और पंचायत स्तर पर शासन प्रणाली के बीच क्या क्या विभिन्नता देख सकते हैं और क्या क्या समानता देख सकते हैं, और आवश्यक हो तो नेक्स्ट चैप्टर, वो चैप्टर 10 भी देख सकते हैं। यदि आपको पंचायत के कुछ सदस्यों से मिलने का अवसर मिलता है तो आप उनसे क्या प्रश्न पूछेंगे। या मैंने आपको एक चीज बोला था कि आप इसको पढ़ोगे तो आपकी रियल लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा। आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा आपके लिए रियल लाइफ कैसे चल रही है और क्या चल रही है और आपको क्या करना है। आ गया क्वेश्चन। अगर आप अपने, अभी आपने देखा ना कि पंचायत के, ग्राम पंचायत सदस्यों के क्या कार्य होते हैं। अगर आप इन पंचायत के सदस्यों से मिलो, अब आपके घर पे चुनाव के लिए आए, वोटिंग के लिए आए, या फिर आप इनसे मिलो, तो आपको इनसे क्या पूछना है, आपको इनसे पूछना है कि भैया हमारे गांव की वो रोड क्यों टूटी हुई है, उसके लिए कितना बजट आया था, आपने कितना काम किया, बताओ, जवाब दो।
फिर वो बोलेंगे यहाँ से क्लियर है, फिर वो आपको बोलेंगे भाई आप तो वोटर ही नहीं हो, आपको हम क्यों जवाब दे। तो आपको क्या करना है कि नहीं 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 नहीं, आपने पीछे पढ़ा ना, बाल पंचायत नाम का आपने सुना है कि नहीं सुना। प्रत्येक ग्राम पंचायत को बच्चों की बात सुननी पड़ेगी, बच्चों की समस्या सुननी पड़ेगी, उसे ग्राम बाल पंचायत कहते हैं। और इसका बाकायदा हमारे संविधान में और पंचायत के नियमों में उल्लेख है कि आपको बात सुननी पड़ेगी, चाहे वोटर हो चाहे नहीं हो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। कहीं वो बोले कि आप तो आपने वोट दिया था क्या मेरे को, ऐसा कोई जवाब दे तो ये समझ लीजिए कि वो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है सीधा सीधा। आपको सवाल पूछने का अधिकार है और आप पूछिए कि ये हमारे गांव की सड़क की इसका क्या हाल है, इसमें खड्डे क्यों है, जगह जगह कचरा क्यों हो रहा है, पानी की समस्या है। तो ये सारी समस्याएं हैं, नालियां नहीं बनी हुई है, नालियां बनी हुई है तो जाम हो रखी है, जिससे बरसात के टाइम पानी बढ़ता है। स्कूल के विद्यालय परिसर में ये हालत है, तो आपने क्या किया आगे। तो ये सारे सवाल आपको पूछने चाहिए। ठीक है, और ये सवाल आपके जो मीडिया होती है ना उनके होते हैं, लेकिन वो लोग पूछते नहीं है, लेकिन आपको भी पूछने का पूरा पूरा अधिकार है, चाहे आप वोटर हो चाहे नहीं हो, तो आपको ये सारे सवाल पूछने हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि पूरे देश के विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के गठन और कार्यों की विविधता अलग अलग हो सकती है, मतलब अलग अलग तरीके से इनका गठन हो सकता है और अलग अलग इनके कार्य हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन संस्थाओं पर राज्यों का अधिकार है, किंतु उनके लक्ष्य क्या होते हैं, लक्ष्य समान होते हैं। अधिकार तो राज्य को, तो अलग अलग राज्यों का, लेकिन उनके लक्ष्य क्या समान होते हैं, और गांव में और स्थानीय क्षेत्रों के प्रबंधन और विकास के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। ठीक है। अब शासन पर अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र पैसों से संबंधित नहीं है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो जो राजा के नियम है, किस प्रकार शासन प्रणाली की जाती है उसके बारे में है। तो अर्थशास्त्र नाम का एक बहुत पुराना ग्रंथ है, जो लगभग लगभग 2300 वर्ष पहले कौटिल्य ने, जिसे बाद में क्या नाम से जाना गया था, चाणक्य के नाम से जाना गया था, उसने लिखा था। इस ग्रंथ में अन्य विषयों के साथ साथ किस प्रकार राज्य का यानी कि एक देश का गठन होना चाहिए, मतलब एक देश का निर्माण होना चाहिए, उसका संचालन, उस देश का संचालन कैसे होना चाहिए, उसकी अर्थव्यवस्था कैसे समृद्ध हो सकती है, मतलब वो विकसित देश, पैसे वाला देश कैसे बन सकता है, शासक के कर्तव्य क्या है, युद्ध किस प्रकार किए जाए, इसके बारे में संपूर्ण से विस्तार पर चर्चा दी गई है। शासन कला के विशेषज्ञ कौटिल्य ने यह भी समझाया कि किस प्रकार गांवों को लेकर प्रादेशिक राजधानी तक पूरा एक प्रशासनिक ढांचा बनाया जाता है। ये सब कुछ किसने, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में समझाया है। राजा प्रत्येक 10 गांवों पर एक संग्रहण, ठीक है, प्रत्येक 10 गांवों पर एक संग्रहण, 10 गांवों पर एक संग्रहण, ठीक है, मतलब 10 गांवों को मिलाकर एक संग्रहण, जिसे क्या बोलते हैं, उप जिला मुख्यालय। 10 गांवों को मिलाकर क्या बनाएगा, एक संग्रहण। उस टाइम राजा के लिए किया गया कि एक संग्रहण बनाना है, यानी कि एक जिला उप मुख्यालय बनाया गया है। प्रत्येक 100 गांवों को मिलाकर एक करवाटिका बनानी है। क्या बनानी है, करवाटिका। 100 गांवों को मिलाकर एक करवाटिका बनानी है। जिला मुख्यालय, प्रत्येक 400 गांवों को मिलाकर, प्रत्येक 400 गांवों को मिलाकर क्या बनवाना है, द्रोणमुख नाम से बनानी है। क्या संस्था है, द्रोणमुख। और 800 गांवों को मिलाकर क्या बनाना है, प्रांतीय मुख्यालय, प्रांत। आधुनिक भाषा में हम उन उक्त 4 वर्गों में इन 4 वर्गों को क्या नाम देंगे, इसके आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु इस प्रकार की संरचना के बारे में सोचा गया था पहले भी। प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है, एक बार बैक आइए, मैं आपको एक बार हल्का सा रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, ये जो पंचायती राज संस्था है ग्राम स्तर पे होती है, और जैसे इसका भी एक छोटा सा भी यहाँ पे, ये तो किताब की लैंग्वेज होगी, थोड़ा सा मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, ये आपका गांव है, ये आपका गांव है। अब ये गांव का आपका नक्शा है, हल्का हल्का सा, ठीक है, ये गांव का नक्शा है, ये आपके गांव की सड़क है, मेन मेन सड़क, बाकी गलियों की सड़क तो है ही। अब इस गांव में जितने भी घर हैं, छोटे छोटे जितने भी घर हैं, वो सब वार्डों में बटे हुए हैं, ठीक है, वो सब वार्डों में बटे हुए होते हैं। छोटे बच्चे, उनको मैं बताता हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है, ये घर है ना, ये वार्डों में बटे हुए होते हैं। अब इन जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 वार्ड हो गए, अलग अलग और भी हो सकते हैं,
ठीक है, छोटे वार्ड कर दो, तो ये सब वार्डों में बटे हुए होते हैं। तो अब क्या है, इन वार्डों में से चुनाव होता है पंचों का। ठीक है, प्रत्येक वार्ड से पंचों का चुनाव होता है। ठीक है, अब आपके छह वार्ड बटे हुए, मान लो एग्जाम्पल एग्जाम्पल 6 वार्ड बटे हुए हैं, तो कितने पंच हो गए, 6 पंचों का चुनाव होता है। ठीक है, अब इन 6 पंचों में से इन 6 पंचों में से आपस में चुनाव होता है किसका, सरपंच का। इनमें से एक उम्मीदवार खड़ा हो जाता है, दो उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, मान लो दो उम्मीदवार खड़े हो गए 6 में से, तो दो में से जो चुनाव होगा ना सरपंच का, तो इन 6 का 6 को मत देने का, वोट देने का अधिकार होता है, ना कि दोबारा फिर यहाँ के गांव के निवासी वोट देते हैं। नहीं, गांव के निवासी ने एक बार वोट दे दिया, इन 6 को जिता दिया। अब 6 में से दो व्यक्ति चुनाव के लिए खड़े हो गए हैं, सरपंच के चुनाव के लिए। दो व्यक्ति सरपंच के चुनाव के लिए खड़े हो गए हैं। उसके बाद में दो व्यक्ति सरपंच के लिए खड़े हो गए, उसके बाद में क्या हुआ, इनमें से मतलब दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को फिर, दो व्यक्तियों में से मान लो कि एक व्यक्ति पे हुआ है, और ये क्या हुआ है, विजय हो गया। ठीक है, ये जीत गया। और एक व्यक्ति को सरपंच बना दिया गया है। 1+5, 1+5, ठीक है, 1+5, 1+5, ठीक है, एक सरपंच बन जाता है, बाकी 5 एक है पंच रहते हैं। और आपको पता है हर एक पद के बाद में एक उपपद लगता है। ठीक है, हर एक पद के बाद में एक उपपद लगता है। हर एक पद के बाद में एक उपपद लगता है। तो ये मतलब कि जब अगर ये एब्सेंट है, ये कहीं पे गया हुआ है, सरपंच कहीं पे गया हुआ है, तो उसके कार्यों का निर्वहन या उसके कार्यों का दायित्व कौन करता है, उसके जो काम है वो कौन करता है, ये करता है कौन, उप सरपंच। तो ये सरपंच के होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये ग्राम जो स्तर है उसके लिए, और इसके प्रशासनिक प्रशासनिक इसकी जो हेल्प करने के लिए कौन होते हैं, जो सेक्रेटरी होता है, जिसको ग्राम विकास अधिकारी बोलते हैं। तो ग्राम विकास अधिकारी, तो जो भी मीटिंग वगैरह होती है, जो भी सरकार का बजट आया है, उन सबका काम, जो रिटर्न का काम होता है ना, सब कुछ पेन कॉपी वाला काम होता है, ये समझिए सब कुछ ग्राम विकास अधिकारी करता है। ये सारा काम कौन करता है, ग्राम विकास अधिकारी करता है। उसके बाद में सारा काम ग्राम विकास अधिकारी करता है। उसके बाद में जो भूमि से संबंधित कार्य है, वो गांव में कौन करता है, पटवारी। भूमि से संबंधित कार्य कौन करता है, पटवारी करता है। तो भूमि से संबंधित कार्य कौन करता है, पटवारी करता है। और उसके प्रशासनिक जो भी काम है वो कौन करता है, ग्राम विकास अधिकारी। उसके बाद में इनके कुछ मुद्दे होते हैं। ठीक है, जैसे मोस्ट टू मोस्ट बता देता हूँ मैं, मेन मेन बातें, जैसे कि सड़क गांव में सड़क, ठीक है, स्वच्छ पानी, ऐसे मत बोलना कि पानी आ रहा है कोई सा भी आए, ये इनका काम होता है। ठीक है, जल निकासी का मतलब होता है नाली वगैरह ना, नाली वगैरह का काम, देखभाल करना। उसके अलावा इनके 29 विषय दिए गए हैं जिनके ऊपर इनके अधिकार होते हैं। कितने, 29 विषय। तो जल से संबंधित हो गया। इसके अलावा पर्यावरण का मुद्दा भी रहता है, आपको पेड़ लगाने। इसके अलावा छोटे मोटे बहुत सारे 29 काम होते हैं जिन पर इनको अधिकार होता है। मोस्ट काम ये है, अब आपके गांव की प्रत्येक सड़क होती है ना, प्रत्येक सड़क होती है, वो उसका निर्माण का काम ये नहीं होता कि सरपंच आपके निर्माण का काम आके करवाता है, नहीं। वो होता है जैसे कि जो सरकार की विभिन्न योजनाएं होती है ना, सरकार की विभिन्न योजनाएं होती है, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया। इसके अलावा जो अन्य राज्य सरकार द्वारा होती है, कुछ विधायक के होते हैं। तो ये सब कार्य क्या होता है, इन सब कार्यों को करना होता है, इनका कार्य को करवाना होता है। सरपंच का काम क्या होता है एक्चुअल में, कि जैसे सड़क का निर्माण करवाना है, तो आप लोगों ने शिकायत की कि हमारे मोहल्ले में सड़क की आवश्यकता है, सड़क ठीक नहीं है, सड़क यहाँ टूटी हुई है, या फिर सड़क है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे सड़क है ही नहीं। उसके बाद में क्या किया जाता है कि सरपंच द्वारा या तो बजट मिलता है, तो या तो जो सरपंच को खुद का बजट मिलता है, या तो उस बजट में से कार्य करवा सकता है, या फिर जो आपके एमएलए होता है उसके थ्रू करवा सकता है, एमपी के थ्रू कर सकता है, या फिर राज्य सरकार को पत्र लिख सकता है, राज्य सरकार द्वारा करवाया जा सकता है। ठीक है, या फिर केंद्र सरकार द्वारा भी करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब काम होते हैं, सड़क के निर्माण, स्वच्छ पानी, आपके पानी की व्यवस्था करना, अगर कहीं पे जल निकासी है,
ठीक है। छोटी मोटी जैसे रोड पे स्ट्रीट लाइट लगवाना होती है ना, गाँव में लाइट लगवाना, सार्वजनिक स्थानों का रख रखाव करना, विद्यालय के आपके जो मुख्य विद्यालय है ना उसका ध्यान रखना। अब एक्चुअल में ये तो होते हैं संवैधानिक काम, और जो रियलिटी होती है ना वो तो मैं आपको ऐसे क्लियर नहीं बोल सकता। बाकी रियलिटी आपको पता है क्या होता है, ठीक है। आज भी भारत की रियलिटी की स्थिति ये है कि इतना बजट फूकने के बाद में भी इतना बजट फूकने के बाद में भी ये जो भ्रष्टाचार नाम का जो दीमक घुसा हुआ है ना गाँव में, सॉरी गाँव में नहीं, हर स्तर पे हर स्तर पे जो भ्रष्टाचार नामक दीमक घुसा हुआ है ना उसने इतना खोखला कर दिया है कि जब इस पहली सीढ़ी की यहाँ की हमारी कमजोर बन जाती है। ये जो हमारी पहली सीढ़ी है ना, अभी आप सोचिए कि हर चैप्टर के बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि सांसद के क्या काम है, विधायक के क्या काम है, मुख्यमंत्री के क्या काम है, प्रधानमंत्री का क्या काम है। अभी तो सरपंच सरपंच का बता रहा हूँ ना मैं आपको एक ग्राम पंचायत में, तो एक्चुअली भी साथ में मैं बताऊंगा आपको। तो ठीक है, अब ये जो दीमक है ये क्या करती है आपको पता है क्या होता है? सड़क बनवाते हैं ये लोग, ठीक है, जो बजट आता है उसके पैसा बीच में खाते हैं, सड़क बनवाते हैं लोग। तो उसके बाद क्या कंडीशन होती है आपको पता है, पहली बारिश सड़क खत्म। तो यहाँ पे इसी तरह भ्रष्टाचार होता है। अब आप बोलते हो ना भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, सिस्टम सिस्टम यहीं से निर्माण होता है, सिस्टम का निर्माण यहीं से होता है कि पहली सीढ़ी कमजोर होती है यहीं पे। तो ये कंडीशन होती है इसलिए। अभी अगर ये अगर अपना उचित कार्य कर सके, सोचिए कि प्रत्येक गांव में एक सरपंच होता है, प्रत्येक गांव में एक सरपंच होता है, ठीक है। प्रत्येक पंचायत समिति पे एक पंचायत समिति सदस्य होता है, और प्रत्येक जिले में विकास के लिए एक जिला परिषद जिला प्रमुख होता है, प्रत्येक जिले में। अब अगर भारत का निर्माण गांव से मिलकर हुआ है, जिलों से मिलकर हुआ है, शहरों से मिलकर हुआ है, ठीक है, पंचायत समिति से मिलकर हुआ है, खंड स्तर पे सभी खंडों को मिलाकर हुआ है, राज्यों को मिलाकर हुआ है, इन सबको मिला के एक केंद्र का निर्माण हुआ है। अब ये प्रत्येक गांव, प्रत्येक खंड, प्रत्येक जिला, प्रत्येक पंचायत समिति, प्रत्येक राज्य, ठीक है, सब मिला के अपना कार्य करे जो इनका कार्य है, तो भारत विकसित हो सकता है, भारत विकसित हो सकता है। लेकिन ये लोग कैसे काम करते हैं? हमारी पहली ही नींव कमजोर रहती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके आंख नाक मुंह खोलने हैं। अगर आप गांव में रहते हैं, अभी अगला चैप्टर हमारा जिला परिषद का है, जिला प्रशासन का, ठीक है। तो अब बाकी हमारे नेक्स्ट हमारे जिला प्रशासन में हम पढ़ते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।